मैं हूँ आपके साथ नताशा की। Welcome to all of you on the platform of PakistanLawyers.com. आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट को, जो हम LLB एंट्री टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत से बच्चों के इसमें मामला कुछ ऐसे हो जाते हैं, किसी का एडमिशन नहीं जा रहा होता, किसी की फीस नहीं पे हो रही होती, किसी का ITC अकाउंट नहीं बन रहा होता और किसी को सिलेबस भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं JLM से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम नताशा सेठी है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और 2020 से ऑनलाइन लेक्चर्स दे रही हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूनिवर्सिटीज में 5 इयर्स लॉ में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं एडमिशन लेकर। उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अच्छे नंबरों से पास किया और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लॉ गेट का भी टेस्ट दिया, पिछले वर्ष भी। कहिए, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो या आप में से कोई कुछ कहना चाहता हो तो आप प्लीज हैंड रेज करिए या मैसेज करिए, हम इसको अलाउ करेंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली 5 इयर्स LLB के लिए रखा गया है क्योंकि लॉयर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती जा रही थी और HEC के जरिए इसको कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर पास कर ली है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग रिजल्ट अवेटेड हैं जिन्होंने 12th ग्रेड का एग्जाम दिया है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास रिजल्ट कार्ड नहीं होता और वो कहते हैं हमारा रिजल्ट कार्ड या तो गुम हो गया है या अभी तक हमें मिला नहीं है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ उन बच्चों के लिए सिर्फ एक तरीका होता है कि वो HEC से खुद से कांटेक्ट करते हैं या उनसे ईमेल के थ्रू बातचीत करते हैं या उन्हें कॉल करते हैं। अगर तो वो उन्हें अलाउ करते हैं तो फिर तो ठीक है। उनके 11th पास टेस्ट पे भी, उन्हें 11th पास रिजल्ट पे भी अलाउ कर दिया जाता है लॉ टेस्ट में। और जो रिजल्ट अवेटेड है उनको सिर्फ 12th ग्रेड पास पे, 12th के एग्जाम्स देने पे ही अलाउ किया जाता है। सिलेबस की हम बात करते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस है, टेस्ट पैटर्न है, ये 2 तरह का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है और सब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इसमें होता है एसे, जो आपने इंग्लिश और उर्दू किसी एक जुबान में लिखना होता है। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अगर ऐसे उर्दू में कर रहे हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में कर लें। तो ऐसा करना ठीक तो नहीं होता, लेकिन एक्सेप्टेबल है। अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, ऐसे में हमारे पास होते हैं 15 मार्क्स और हमने क्वेश्चन इस पे जो लिखना होता है, वर्ड्स लिखने होते हैं, वो 200 वर्ड्स के होते हैं मैक्सिमम। अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं
तो इंग्लिश में ही पर्सनल स्टेटमेंट लिखिए, और अगर आप उर्दू में ऐसे लिख रहे हैं तो आप पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में ही लिखिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट में फर्क नहीं पता चलता। ऐसे समटाइम ओपिनियन बेस्ड भी होते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर करना पड़ते हैं। ऐसे के लिए आपको वास्ट मटेरियल चाहिए होता है, वास्ट रीडिंग चाहिए होती है। और पर्सनल स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपके पर्सनल ओपिनियन पे बेस करती है, तो इसमें आपको अपने वर्ड्स में उस टॉपिक को डिफाइन करना होता है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या सजेशंस देना चाहते हैं, या अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हैं। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, ग्रीनरी से रिलेटेड होते हैं, प्लांटेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इन सब को आपने 200 वर्ड्स में लिखना होता है। ऐसे एक कंप्लीट, मिस्टर मीना प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें। थैंक यू। ऐसे के रिलेटेड मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर दूं कि ऐसे बेस करता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन पे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, जिनको बॉडी में प्रॉब्लम आती है, जिनको कंक्लूजन में प्रॉब्लम आती है, और वो ऐसे को कंप्लीट नहीं कर पाते। मिस्टर हुमायूं, लेक्चर हमारा लॉ गेट का जो है वो 21 जून से है। आज हमारा सिर्फ लॉ लेट का लेक्चर है। ओके, ऐसे के बारे में हम बात कर रहे थे। 200 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अगर आपको टॉपिक दिया जाता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो एग्जामिनर जो आपसे डिमांड कर रहा होता है वो यही होता है कि आप उस पर कुछ अच्छा, कुछ तगड़ा सा लिख के देंगे। और वो आपको 15 में से 14 नंबर भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है। हाईएस्ट मार्क्स अभी तक जो होते हैं वो 14 होते हैं। उसके बाद आपके पास आती है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन एज सच नहीं होता, लेकिन कोशिश ही की जाती है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपना ओपिनियन कैसे देना है। कोई भी ऐसा टॉपिक आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाए, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड मैं शेयर करूं कि ऐसे से रिलेटेड आपके पास 2 से 3 टॉपिक्स होते हैं, और पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पास 2 से 3 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से आपने एक टॉपिक चूज करना होता है। और स्टूडेंट्स को अक्सर यही गाइड किया जाता है कि जो आपको बेस्ट टॉपिक लगता है आप उसी को चूज करें, उसी पे लिखें। और अगर आपने उर्दू में स्टार्ट किया है तो पर्सनल स्टेटमेंट को भी उर्दू में ही लिखें। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के होते हैं, उनके लिए ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं होती। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस से होते हैं या प्राइवेट स्कूल से होते हैं, उनकी इंग्लिश एज सच उस तरह से नहीं होती जिस तरह और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की होती है। तो वो प्रेफर करते हैं कि जी हम उर्दू में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स तो नहीं कटेंगे। मार्क्स आपके इसलिए नहीं कटेंगे कि एचईसी ने जब आपको ये ऑप्शन दी है कि आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में लिखें, तो उन्हें आपके सिर्फ कंटेंट से मतलब है, उन्हें आपके ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट से मतलब है, उन्हें आपकी इंग्लिश और उर्दू से मतलब नहीं है। अगर आपने टॉपिक से रिलेटेड उर्दू में बहुत अच्छा मटेरियल दिया है तो नो डाउट आपको 14 मार्क्स भी मिल जाएंगे।
उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस होते हैं। जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन होता है 20 मार्क्स का। जनरल नॉलेज एक वाइड रेंज सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चे इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और बहुत से बच्चे इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज क्योंकि बेसिक होती है, बैचलर्स तक, ग्रेजुएशन तक इसको कंपल्सरी सब्जेक्ट में शामिल किया जाता है। 10 एमसीक्यूज आपके इसमें से होंगे। पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड आपके 10 एमसीक्यूज होते हैं। उर्दू से रिलेटेड आपके 10 एमसीक्यूज होते हैं। इसमें वोकैबुलरी भी हो सकती है, इसमें वर्ड मीनिंग्स भी हो सकते हैं, इसमें वाहिद जमा भी हो सकते हैं, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें उर्दू ग्रामर भी शामिल होती है। और इसमें आपके पास कुछ ऐसे जो शायरों के नाम होते हैं, जो रिनाउंड शायर हैं, उनके भी नाम आपसे पूछे जाते हैं। जी, सबको आवाज आ रही है? अगर जिसको आवाज नहीं आ रही तो आप प्लीज इसको रिजॉइन करें। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप अपने कनेक्शन को रीस्टार्ट करके तो जूम मीटिंग को रिजॉइन करें। ओके, हम बात कर रहे थे उर्दू के। तो उर्दू में आपको बता रही थी मैं कि 10 एमसीक्यूज आपके बेस करते हैं शायरों के नाम, वाहिद जमा, अल्फाज मायनी, अल्फाज मुतरादिफ, अल्फाज मुतजाद, जितनी भी आपकी उर्दू की ग्रामर है उससे रिलेटेड। मैथ के आपके एमसीक्यूज होते हैं 5 नंबर के। वो बेसिक मैथ्स होता है जिसमें आपसे मैट्रिक तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश से मैथ तक के जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, इसके लिए हम स्टूडेंट्स को जो है वो रेफर करते हैं कि वो अपनी ही बुक्स को बार बार पढ़ें। मैट्रिक, अगर आपके पास मैट्रिक तक की बुक्स हैं तो आप उनको पढ़ें। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू एंड मैथ। जो बच्चे जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं उनको तो इतनी जरूरत नहीं होती कि वो इस पे काम कुछ ऐसा करें या इसके लिए कोई खास बुक लें या उसको स्टडी करें। उनके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको रफ पेपर चाहिए होता है। तो रफ पेपर आपको पेपर में नहीं मिलता। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको रफ पेपर नहीं दिया जाता कि आप उस पे अपना कोई रफ अमल कर सके या कुछ ऐसा रफ वर्क कर सके या क्वेश्चन को पहले से हल कर सके और बाद में अपनी शीट में उसमें फिल कर सके। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक रफ अमल का पेज आपको बुकलेट में आपकी दिया जाता है। जिस कलर की आपकी बुकलेट होती है उसी के बैक साइड पे आपके पास एक रफ अमल के लिए पेपर होता है, जिसमें आप चाहें तो अपना क्वेश्चन पहले से उस पर सॉल्व करके और उसको नीट कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में। जो आपने क्वेश्चन रफ अमल में सॉल्व किया होता है या अगर आपने कोई वहां पे ऐसा कोई काम किया होता है तो हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि उसके ऊपर आपने एक क्रॉस की लाइन लगानी होती है और वहां पर आपने सिंपल लिखना होता है कि ये रफ अमल है, ये आप रफ वर्क कर रहे हैं, ये आपने प्रैक्टिस के लिए यूज किया। ठीक है, वरना उसके भी समटाइम चीटिंग का कोई ऐसा केस बन जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट को पेपर नहीं देने दिया जाता। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स को समझाकर भेजते हैं कि अगर आप ऐसे ही पेपर देने जा रहे हैं और मैथ्स का कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपने अपने बुकलेट के बिल्कुल लास्ट में ये काम करना है और सबसे पहले वहां पे लिखना है। अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ कि ये रफ पेज है तो आपने वहां पे सबसे ऊपर पहले लिखना है कि हम इसको रफ अमल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें
हमारे पास आ जाती हैं बेसिक मैथ्स में कुछ ऐसी चीजें जैसे हम मैट्रिक में अलजेब्रा करते हैं, उसके अलावा हम ज्योमेट्री भी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, कालिब का, कॉलम्स का, दूसरे क्वेश्चंस का। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो अपने मैथ्स के हिसाब से अपना मैथ्स पोर्शन तैयार करते हैं। जनरल नॉलेज पे हम वापस आते हैं। जनरल नॉलेज पे हम बात करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि इतनी सारी जनरल नॉलेज हम कैसे याद करें। जनरल नॉलेज में आपके पास हर तरह का करंट अफेयर्स आता है, हर तरह की स्पोर्ट्स आती है, हर तरह की आप नॉलेज लेते हैं, चाहे वो किचन नॉलेज हो, चाहे वो पॉलिटिकल नॉलेज हो, और इससे रिलेटेड हम पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री बात कर रहे हो या वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो, तो वो जनरल नॉलेज आपसे किसी भी मामले में किसी भी चीज में पूछी जा सकती है। 20 MCQs एक वाइड पोर्शन है जिसमें अगर आपके 10 भी ठीक हो जाते हैं तो आप बाकी अगर अपना देखें कि अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी की होगी, ऐसे अच्छा किया होगा, और अगर आप सिर्फ जनरल नॉलेज में 10 भी ले लेते हैं तो इट्स ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है, फेल नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्योंकि पासिंग मार्क्स के लिए 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, 50 MCQs आपके ठीक होने चाहिए, तो उसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्पेशली जनरल नॉलेज के पोर्शन में। क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए कोई भी एक ऐसी बुक हम स्टूडेंट्स को नहीं बता सकते कि वो सिर्फ इसी को प्रिपेयर करे और इसी में से आपके क्वेश्चन आ देंगे। अपनी क्लासेस में मैं जरूर स्टूडेंट्स को अलाउ करती हूँ कि वो इंटरनेट को यूज करें, जनरल नॉलेज इंटरनेट को यूज करें, या कोई ऐसे फेसबुक पेजेस होते हैं, इंस्टा पेजेस होते हैं जो डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज आपसे शेयर कर रहे होते हैं। 9 PM की हेडलाइंस जरूर देखा करें, रात 9 बजे की जो हेडलाइंस आपकी होती हैं खबरों की, वो आप जरूर देखा करें। उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे जनरल नॉलेज आपसे शेयर किए जाते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। वो पॉलिटिकल बेस्ड भी होते हैं, वो पाकिस्तान बेस्ड भी होते हैं, बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है वो भी आपको बताया जाता है, बिजनेस रिलेटेड भी होते हैं। कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुटबॉल का जो चैंपियन था वो कौन रहा, 2014 का पूछ सकते हैं, 18 का पूछ सकते हैं, या जो भी आपका वर्ल्ड कप रहा उसमें पूछ सकते हैं। क्रिकेट बेस भी आपकी नॉलेज होती है। इसी तरह हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडीज की। इस्लामिक स्टडीज का आपका 10 मार्क्स का पोर्शन होगा जिसमें आपके पास गज़वात से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुरान पाक से रिलेटेड मटेरियल भी आपसे पूछा जा सकता है, कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में, कौन सी सूरत सबसे लंबी है, कौन सी सबसे छोटी है, कितने हरूफ हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में जितनी आपने 12th ग्रेड तक, सेकंड ईयर तक आपने जितनी भी पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है उसमें से ही आपके क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 14 नकात पे मुश्तमिल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेहरू रिपोर्ट पे मुश्तमिल होते हैं, कुछ क्वेश्चन पाकिस्तान के जुग्राफियाई हालत पे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं उर्दू के मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश में आपके पास सबसे ज्यादा पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, जिसमें आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस करने होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं जो एक ही लफ्ज का सेम मीनिंग हो, उसको सिनोनिम कहते हैं। एंटोनिम्स होते हैं जो एक लफ्ज का उसका मुतजाद वर्ड हो या मुतरादिफ वर्ड हो। और प्रेपोजिशंस फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज की जाती हैं, और ये भी आपके पास 5 मार्क्स की प्रेपोजिशन होंगी या 10 मार्क्स की प्रेपोजिशन होंगी, 5 मार्क्स के एंटोनिम्स होंगे और 5 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे। ये एग्जामिनर पे या एग्जामिन जिसने पेपर सेट करना है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको 10 मार्क्स की प्रेपोजिशंस देगा या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको 5 मार्क्स के देगा। सबसे ज्यादा जो आपने काम करना होता है वो आपका होता है इंग्लिश एसे और पर्सनल स्टेटमेंट। ये 25 मार्क्स आपका पेपर होता है रिटन में, सब्जेक्टिव पोर्शन में।
जिसमें आपने 25 मार्क्स में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 23 भी लिए हैं, 22 भी लिए हैं, 21 भी लिए हैं। ऐसे से रिलेटेड मैंने पहले भी आपको गाइड किया है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आपकी लाजमी होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका मैच करना चाहिए। अगर आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैच नहीं करता तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कि इसके लिए आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के आजकल एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है थ्रू HSC। आपने HSC की वेबसाइट विजिट करनी होती है etc.hsc.gov.pk, जहां पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है कि आपका अकाउंट नहीं बन रहा, आपकी एप्लीकेशन मूव नहीं कर रही, या कोई एक ऐसा स्टेप आपका रह गया है या आपने कुछ उसमें गलती कर दी है, तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प के लिए आप विजिट कर सकते हैं onlinehelp.hsc.gov.pk, और आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसका भी नंबर उन्होंने आपके ETC वेबसाइट पे दिया हुआ होता है। और उसके बाद आप उनके रीजनल ऑफिसेज में भी बाय वॉक और कॉल के थ्रू भी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है etc.hsc.gov.pk। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बच्चे बार बार पूछते हैं कि HSC पे हमें ये वेबसाइट नहीं मिलती। तो आपने HSC पे वेबसाइट नहीं ढूंढनी, आपने गूगल खोलना है, गूगल पे etc.hsc.gov.pk लिखना है, या सिंपल ETC HSC भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन जो आपका प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स का होता है। पहला आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है और दूसरा आपने अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उसमें आप अपनी पिक्चर ऐड करते हैं, अपना नंबर ऐड करते हैं, अपना CNIC ऐड करके जी मैं आपको पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में दोबारा बताती हूँ। मैं 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लूँ। प्रोफाइल पूरी करने के लिए आपको पिक्चर भी चाहिए होती है, ठीक है। आपका नंबर जो आप यूज कर रहे होते हैं वो भी आपको चाहिए होती है। यहाँ पर मैं आपको आपके मोबाइल नंबर के हवाले से बता दूं कि जो मोबाइल नंबर आपका ओरिजिनल होता है, जेन्युइन होता है, आप उसको यूज किया करें। जेन्युइन ओरिजिनल से मुराद ये कि अगर आपने रॉन्ग का नंबर खरीदा है और आपने कुछ टाइम बाद उसको यू फोन पे कन्वर्ट कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो नंबर होते हैं ना, उन पे आपको HSC के मैसेजेस नहीं मिलते, जिससे कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि हमारी जो रोल नंबर स्लिप है वो हम अलॉट कर दी गई है या ऑनलाइन आ चुकी है, उसको हमने डाउनलोड करना है। अगर आप अपना नंबर प्रॉपर तरीके से जेन्युइन और ओरिजिनल वाला यूज करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम HSC के मैसेजेस मिल जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द रोल नंबर स्लिप विल बी जनरेटेड। आपको टेस्ट से 1 वीक पहले मैसेज आ जाता है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो आपके वेब पोर्टल पर आ गई हैं। ETC की वेबसाइट को ओपन करें, वहां से आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1 वीक पहले होता है। जब अगर आपकी टेस्ट डेट आ चुकी है और आपको टेस्ट डेट का पता है तो उससे 1 वीक पहले आपकी रोल नंबर स्लिप्स आती हैं। वापिस आते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पर। आपने फीस चालान जमा करवाना होता है। आपने फीस चालान जब डाउनलोड करना है तो उसमें आप अपनी फीस फिल करते हैं, अपना CNIC लिखते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं और HBL में जाके जमा करवा देते हैं। अगर आप HBL के किसी भी ब्रांच में नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन फीस भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करवाने के लिए आपको आपके पास HBL का अकाउंट होना चाहिए।
या अगर आपके पास SBL का अकाउंट नहीं है तो ऐप होनी चाहिए जिसके जरिए आप ट्रांसफर कर सकें अपनी फीस। और आप अपने जो फीस चालान की कॉपी है, कि अगर तो आपने फीस चालान जो है वो SBL में जमा करवाया है तो फिर तो आपको वो स्टैंप लगा के वापस देते हैं। फिर आपने उसकी पिक्चर लेनी होती है और पिक्चर लेने के बाद आपने उसको ETC के प्लेटफॉर्म पे सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है। अगर आपने ऑनलाइन अपनी फीस पे की है तो उसमें आपने स्क्रीनशॉट या फिर रसीद ले लेनी होती है जिसको आपने ETC में अपलोड करना होता है। जब आप उसको अपलोड कर लेते हैं आपकी सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, जिसमें आपकी पिक्चर्स भी आ जाती हैं। तो उसके बाद वो आपका सबमिट का ऑप्शन होता है जिसको आपने क्लिक करना होता है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे एक क्लॉज है, द टेस्ट फी इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। हाँ जी, इजी पैसे से भी आप अपना चालान पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्वेश्चन आया था जी पर्सनल स्टेटमेंट को दोबारा से बता दे। तो पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट की आपके जो वर्ड्स होते हैं वो 200 मैक्सिमम आपने लिखने होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी 10 मार्क्स की होती है और आप इसको उर्दू ना इंग्लिश में आप इसको उर्दू या इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपने ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो आप पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में ही लिखें। अगर आपने उर्दू में लिखा है तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू में ही लिखनी है। इससे आपके पेपर का इम्पैक्ट अच्छा जाता है एग्जामिनर को। और अगर आप इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस को यूज करते हैं तो फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे होते हैं, तो वहां आपको क्लैश हो जाता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपना ओपिनियन देना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप क्या सोचते हैं आपने वो लिखना होता है। पर्सनल स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की कैद नहीं होती। पर्सनल स्टेटमेंट को आप स्टार्ट करना चाहें तो आप किसी कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात है, कोई टॉपिक है, तो आपने अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ऐसी कोटेशन याद की हुई है, कोई कायद आज़म की, कोई इल्हामा इकबाल की, कोई ऐसी कोटेशन आपको याद है, तो आप उसको ब्लैक मार्कर से या ब्लू मार्कर से उसकी हेडिंग दें, उसको बोल्ड में लिखें, उसके इन्वर्टेड कॉमास दें और उसको बिल्कुल पेपर के मिड में लिखें। उससे नीचे आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जहां से आपने अपने टॉपिक को लिखना है। टॉपिक से रिलेटेड आपके पास मटेरियल होना चाहिए। 2 से 3 टॉपिक्स आपको मिलते हैं जिसमें से आपने किसी एक पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। पहले आप उस टॉपिक को डिफाइन करें। जब आप उस टॉपिक को डिफाइन करते हैं तो उसमें आप ये बताएं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ये मटेरियल था, आपने इसको इस तरह से यूज किया। उसके बाद आपने अपना ओपिनियन या अपने सजेशंस देने हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है या प्लांटेशन से रिलेटेड है, पिछले कुछ बैचेस में एक टॉपिक था कि शजरकारी, पाकिस्तान में शजरकारी का बहुत दौर चला इमरान खान साहब के दौर में, कि दरख्त लगाए मुल्क संवारे। तो उस पे अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये शजरकारी मुहिम किसने स्टार्ट की थी। ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो उसको लिखें। अगर आप कुछ नहीं जानते तो गलत इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको एक्यूरेट पता है बस वो ही लिखें। जो चीज आपको एक्यूरेट नहीं पता उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, अच्छा, इम्पोर्टेंट एसेज कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंट एसेज आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं,
उसके बाद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आजकल आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा है, बिपरजॉय इस वक्त एक करंट इशू है, इस पे भी आपके पास ऐसे आ सकता है। और आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल लेना कहाँ से है? आप इंटरनेट यूज करें, इंटरनेट यूज करना है, गूगल करना है, फेसबुक और इंस्टा नहीं यूज करना है, ठीक है। गूगल करके ऐसे पे मटेरियल कलेक्ट करें, अपने नोट्स बनाएं ऐसे से रिलेटेड, पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फेसबुक पे टाइम ना जाया करें। फेसबुक पे जितने भी ग्रुप्स या व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स बने हुए होते हैं स्टडी रिलेटेड, वो स्टडी रिलेटेड चीजें कम दिखाते हैं या कम शेयर करते हैं, वो बातें ज्यादा करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो गूगल करें, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे बिपरजॉय है, क्लाइमेट चेंज इशू आ रहा है, बारिशों का सीजन चल रहा है, बिन मौसम बारिश हो रही है, तो इस पे आपने जितना भी मटेरियल लेना है आप इंटरनेट गूगल से लें। गूगल पे भी आपको विकीपीडिया पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकीपीडिया का मटेरियल ऑथेंटिक नहीं होता। कुछ ऐसी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ एसएस से रिलेटेड डील करती हैं, लेकिन वो हम स्टूडेंट्स को इसलिए अलाउ नहीं करते क्योंकि वो जितनी भी बुक्स लिखी हुई होती हैं वो पुराने एडिशंस की होती हैं, उसमें करंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपसे पॉलिसी के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी 2023 की आपको 2021 की बुक में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ज्यादातर इंटरनेट सजेस्ट करें, ताकि बच्चे करंट मटेरियल यूज करें। अगर आप पुराना मटेरियल उठा के, पुरानी पॉलिसीज उठा के पेपर में लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपको उस तरह से अच्छे मार्क्स नहीं देगा जिस तरह से आप डिजर्व करते हैं। जी, पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अबाउट टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्लियरली आपको एचएससी ने मेंशन किया होता है आपकी रोल नंबर स्लिप पे भी, और आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस पे भी लिखा हुआ होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं आ सकते जिससे चीटिंग हो सके। It is mandatory to bring original applicant copy of paid fee challan on the test day along with your original CNIC original passport. Otherwise, candidate will not be allowed to sit in the examination. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अभी नहीं बना हुआ होता CNIC, तो उन बच्चों के लिए होता है कि वो अपना बे फॉर्म भी लेके जा सकते हैं, या अगर फादर का कोई ऐसा पासपोर्ट है या FRC आपके पास मौजूद है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने CNIC ही लेके जाना। कुछ बच्चों का CNIC नहीं बना हुआ होता, कुछ का बना हुआ होता है, तो आप अपना बे फॉर्म ले जाएं, आप FRC ले जाएं, कोई ऐसा जिसमें आपका प्रूफ हो कि हाँ आप ही ये बंदे हैं जिसने, आप ही ये बच्चे हैं जिसने अप्लाई किया था। अच्छा, जो आपका चालान फॉर्म होता है, आप चाहे इजी पैसा से फी पे कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर रहे हैं, या आपने HPL में खुद जाके पे किया है फीस, तो उसका चालान फॉर्म आपने संभाल के रखना होता है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हैं तो आपका CNIC कार्ड और आपका चालान फॉर्म चेक करके आपको अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, अदरवाइज वो आपको बाहर ही रोक लेते हैं। और काफी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे बाहर वेट करते रह जाते हैं और वो आपको अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो हम हमेशा एक दिन पहले मैसेजेस कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोग प्लीज अपनी ये चीजें सारी अरेंज करके रखें, ताकि आपको पेपर जब आपने देने जाना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर किसी की कॉपी गुम गई है फीस चालान की, तो आप कोई ऐसा स्क्रीनशॉट अपना रख लें जिसको आप बाद में प्रिंट कर सकते हो। बहुत से अब ऐसी चीजें आ गई हैं जिसमें आप चीजें सेव कर सकते हैं, आप यूएसबी भी रख सकते हैं,
आप मोबाइल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसमें फिर आपको चाहिए कि आप उसको प्रिंट कर लें, एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लें कि हाँ ये चीज हमारे पास सेव है। आपको टेस्ट डे में या एग्जामिनेशन डे में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा आप चाहे ब्लू मार्कर यूज करें, ब्लू बॉल पॉइंट यूज करें, फाउंटेन पेन यूज करें, या अगर आप ब्लैक में यूज करना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बच्चों के अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम ब्लू यूज करें या ब्लैक यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। पेपर पे आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लू यूज करें या ब्लैक यूज करें। लेकिन एक एक चीज हम जरूर कहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो फाउंटेन पेन अगर यूज कर रहे हैं तो फाउंटेन पेन अच्छा यूज करें जो आपके पेपर पे इंक को फैलाए ना। जैसे आप अगर पेपर टर्न करें तो दूसरी साइड से आपकी राइटिंग नजर ना आए, आप इस तरह का पेन यूज करें। उसके लिए हम बच्चों को डॉलर का फाउंटेन पेन बोलते हैं, या हम बॉल पॉइंट की इजाजत देते हैं जो दूसरे पेपर पे दूसरी साइड से नजर नहीं आ रहा होता। ये थी आपकी इंस्ट्रक्शंस अबाउट टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इसके बाद हम आपके लेते हैं जी क्वेश्चंस, क्योंकि अब हमारे पास टाइम से 15 to 20 मिनट्स रह गए हैं क्लास एंड होने में। तो जिसका जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ 4 बजे तक। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में लिखें, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एनी पर्सन हु अप्लाई प्रीवियस ईयर्स बट नॉट अटेन लैट एग्जाम, सो व्हाट अपीयर्स एग्जाम इन दिस ईयर, प्लीज सबमिट अ। अच्छा, जिन्होंने पहले अप्लाई किया है और पेपर नहीं दिया किसी भी रीजन से, जा नहीं सके या दे नहीं सके, तो उनके लिए ये है कि उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एक तो उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, फीस भी उनकी दोबारा से डिपॉजिट होगी। ठीक है। जो आपने पिछले किसी वजह से पेपर नहीं दिया तो उसकी फी रिफंड नहीं हो सकती। ये अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, लास्ट क्लॉज है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में। अगर आप देखें लास्ट क्लॉज है, द टेस्ट फी इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है। तो आपकी फीस जो है वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है और रिफंडेबल भी नहीं है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो वो नहीं चलेगी। आपने नया एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपने नई फीस पे करनी है और आपने नए तरीके से एग्जाम में अपीयर होना है। पुराना जो आपने किया था वो खत्म हो जाएगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते। चाहे आपने फीस पे की थी, चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचे थे, पेपर नहीं दे पाए, तो उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगी कि हम एक जो लेक्चर है वो इंग्लिश ऐसे का अलग से रख लें और पर्सनल स्टेटमेंट का अलग से रख लें, जिसमें मैं आपको स्पेसिमेंस भी दिखा सकूं कि इंग्लिश में आपने कैसे हल करना है और उर्दू में आपने कैसे हल करना है। तो वो दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। ये आपका आज का लॉ एडमिशन टेस्ट था। इससे रिलेटेड किसी की भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें, या अगर आप अपना माइक अनम्यूट करते हैं तो उसमें पूछ लें। सिलेबस के बारे में भी आपको गाइड कर दिया गया है कि आपका सिलेबस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन दोनों पे बेस करता है, आपने दोनों को ही पास करना। ठीक है। 50% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। आप 50 नंबर लेंगे 100 में से तो ही आप एलिजिबल होंगे किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने में। कॉलेज और एडमिशन से मुझे कुछ बच्चों के क्वेश्चन। जी वालेकुम सलाम, हेलो। अच्छा मैडम, ये पूछना है अभी फॉर्म जमा करा सकते हैं? जी फॉर्म जमा करा सकते हैं। कब तक है लास्ट डेट? आप एसएससी की
HEC की वेबसाइट विजिट करें, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी जिसमें आपके पास लास्ट डेट मेंशन हो रही है, आई थिंक 5 जुलाई तक है। आप अपना अपना जुलाई। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, पहले जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो कैंसिल है आपके कहने के मुताबिक? जी वो कैंसिल हो जाती है। आपको मेरे कहने के मुताबिक नहीं है सर, जो HEC की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो HEC का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, वो आपको बता रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या चीज नहीं लिखी हुई है। अच्छा, मैंने सुना था कि 2 दफा चांस देते हैं उसके बाद फिर कैंसिल हो जाती है वो एप्लीकेशन। सर 5 चांसेस होते हैं जो मेरी नॉलेज जी में जी। है। लॉ गेट के भी 5 ही चांसेस होते हैं और लॉ लेट के भी 5 ही चांसेस होते हैं। जी जी। तो अगर फॉर्म हमने प्रीवियस ईयर जमा किया है तो वो फॉर्म जो है वो सर 5 ईयर तक प्रीवियस नहीं को आप होंगे? प्रीवियस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने हम्म इसको बड़ी हम्म। डिटेल में बताया कि प्रीवियस को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ये HEC की रिक्वायरमेंट्स हैं और उन्हीं के रिलेटेड आपको हम्म। चलना है। अच्छा चलें ठीक है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी मोहम्मद जुनेद, आपको स्क्रीनशॉट जो है वो ETC की पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। ये लॉ लेट की क्लास हो रही है। लॉ गेट की क्लास जो है वो 21 जून को कंडक्ट की जाएगी। स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट भी आप दिखा सकते हैं। अगर आपने इजी पैसा से पे की है फीस तो आप स्क्रीनशॉट अपने एग्जामिनर्स को दिखा सकते हैं, साथ अपना CNIC दिखा सकते हैं और एग्जाम हॉल में एंट्रेंस ले सकते हैं। डेटशीट आपकी इशू होगी टेस्ट से 1 हफ्ते पहले। नहीं बेटा, फोन अलाउ नहीं है। आप अगर फोन लेके जाना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे लेकर जाएं। अगर आप नहीं लेके जाना चाहते या वहाँ किसी को जमा कराना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक उन्होंने बनाया हुआ होता है बूथ सा, जहाँ पे आप अपने मोबाइल और बिलोंगिंग्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। शायद वो टोकन लेते हैं और टोकन देकर आपको वो रख लेते हैं आपकी बिलोंगिंग्स, और आप वापसी पे जाके उसको ले सकते हैं। हाँ जी, आप 25 को if log at will be held on 25, then almost 6 days remaining, yes। तो 21 को हमारी log at की क्लास है। log at की क्लास हमने थोड़ा देर में ही रखी थी क्योंकि हमारा लॉलेट का भी सब्जेक्ट सॉरी जो सिलेबस था वो लेंथी था। तो इंशाल्लाह log at की क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, हम उनको एंटरटेन करेंगे। बेटा प्रिंट लेके जाए ना। आपके पास अगर इजी पैसा की अगर आपने पे की है तो आप इजी पैसा का प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकलवा ले वो ले जाए। अगर आपने मोबाइल पे दिखाना है तो आप उन्हें मोबाइल दिखा कर तो फिर वापस सबमिट कर दें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको मोबाइल लेके जाने की परमिशन ही नहीं है ना। नो इट्स नॉट लॉग एट क्लास। लॉग एट क्लास आपकी 21 जून को है और इंशाल्लाह जिसके जो भी क्वेरीज होंगे हम लॉग एट की क्लास में जरूर उसको डिस्कस करेंगे। यू आर वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और इनबॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपसे अगर आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और कोई ऐसी चीज जो आपकी मिस हो गई है तो आप फिर फोरम से pakistanlawyer.com के फोरम से कांटेक्ट करके तो आप उनसे मेरा पर्सनल कांटेक्ट भी ले सकते हैं और उनके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 21 जून को, जिसमें हम लॉ गेट को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको, क्योंकि 25 को लॉ गेट का टेस्ट आ रहा है तो बहुत से बच्चों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन होंगे जिनको हम एंटरटेन करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी क्वेरी आपकी रह जाए तो आप इनबॉक्स करें या आप इनके pakistanlawyer.com के फोरम पे या ग्रुप में या एडमिन को आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो आपको आंसर दे दिया जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे क्योंकि हमारा ये स्टेप सारे क्लियर हो गए हैं। हमने एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लिया है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है। 5 इयर्स LLB एंट्री टेस्ट में 12th पास, जिसने 12th पास कर ली है, सेकेंड ईयर पास कर लिया है, इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, वो इस टेस्ट में अप्लाई कर सकता है। जिसका मार्कशीट का कोई इशू है, मार्कशीट मिली नहीं है, गुम हो गई है, मिल नहीं रही, तो वो 11th जो आपका ग्रेड है, 11th क्लास है, उसके मार्कशीट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड कैटेगरी है रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स की। जिन बच्चों ने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे दी हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है, वो बच्चे इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास CNIC होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास पिक्चर होनी चाहिए जिसको आप अपने एडमिशन फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से वेबसाइट आपकी बता दूं, etc.hec.gov.pk पे आप जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपकी रोल नंबर स्लिप्स जो होंगी वो आपको टेस्ट से 1 हफ्ता पहले मिल जाएंगी, जिनको आप डाउनलोड करेंगे और प्रिंट करेंगे। अपने साथ आपने मोबाइल, स्मार्ट वॉच या इस तरह की चीजें नहीं लेकर जानी। अगर आप लेकर जाते हैं तो वो आप वहाँ पे अगर बूथ बना हुआ है तो जमा करवाएंगे, अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपको बाहर ही कहीं पे छोड़ कर आना पड़ेगा। आपके पास फी चालान होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, जो आप एग्जामिनर को दिखाकर तो अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैथ के लिए मैंने आपको बताया है कि आपकी बुकलेट के पीछे एक पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है। अगर उस पे रफ पेपर नहीं लिखा हुआ तो उस पे पहले आप लिख लें कि ये हम रफ पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं या हम अपने क्वेश्चन को पुट करने के लिए इसको रफ अमल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप उसको जल्दी जल्दी में क्रॉस करना भूल जाते हैं तो फिर वो आपके लिए मसला बन सकता है, वो चीटिंग का केस भी बन सकता है, या फिर वो उसमें से आपकी कोई और प्रॉब्लम हो आपको तो उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक हो गया। आज की क्लास हम वाइंड अप कर रहे हैं। हमारा लॉ एडमिशन का टेस्ट जो है वो अभी टाइम है उसको कंडक्ट होने में, तो अच्छी सी तैयारी करें। सब बुक्स को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट से कंसल्ट करें ऐसे के लिए, पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।